A very good evening. This is Shalini welcoming you to the UPDA की पाठशाला in association with UPDA Uttar Pradesh Diabetes Association. So for today's topic in the pathshala is circadian rhythm and diabetes. Digital partner for today's session is Clearnet. Clearnet is India's largest live digital CME and doctor-generated medical content platform. Now I would like to play a small Clearnet's video and would request you to please have a patient look. इसको बनाया है. Thank you very much for your patience. Now I would like to hand over the session to Dr. Sanjay Arora sir. He is an MD in medicine, member of CSI, member of UPDA, RSSDI. He has a fellowship in diabetes and CMC Vellore Diabetes India, also a fellow UPDA. He is also the joint secretary of API Lucknow chapter and secretary of UPDA. Sanjay sir, over to you. बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी. आज हमारे एक और उत्तर प्रदेश की पाठशाला यूपीडीए की पाठशाला में अब हमारे प्रेसिडेंट इनका नंबर आ गया है. ये आपको बताएंगे सर्कैडियन रिदम के बारे में. डायबिटीज रिवर्सल पर बहुत बातें होती रहती हैं, बहुत कम लोग सहमत होते हैं, लेकिन एक ये बहुत अहम बात है सर्कैडियन रिदम के बारे में, जो हमारे डायबिटीज पर बहुत अहम रखता है. आपका वार्तालाप के लिए आज हमारे दो पुराने एमिनेंट पास्ट प्रेसिडेंट, गुरुओं को गुरु, टीचर्स ऑफ टीचर्स, डॉक्टर के त्रिपाठी बनारस से, बीएचयू के प्रोफेसर, हेड नेफ्रोलॉजिस्ट, इनका साथ बहुत अच्छा रहेगा. आज डॉक्टर अनुज महेश्वरी उनके साथ दे रहे हैं, हमारे अपने अनुज महेश्वरी लखनऊ के प्रोमिनेंट फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट. आज का टॉपिक जैसे हमने बताया सर्कैडियन रिदम इन डायबिटीज मेलेटस, जिस पर डॉक्टर नरसिंह वर्मा खुद ही बताएंगे आपको. ओवर टू डॉक्टर नरसिंह वर्मा. डॉक्टर माहेश्वरी पहले बोलेंगे, उसके बाद. तो वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार. आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है, और उसके लिए जो वर्ल्ड फेम एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ हैं. डॉक्टर नरसिंह वर्मा, जो क्रोनो मेडिसिन सोसाइटी के फाउंडर व्यक्ति हैं, फाउंडर सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने क्रोनो मेडिसिन की सोसाइटी को भारत में शुरू किया. इसके अलावा ये वर्ल्ड क्रोनो मेडिसिन सोसाइटी के साथ भी जुड़े हुए हैं, और उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन लकी है कि इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं. तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद इनके लिए क्रोनो मेडिसिन से अच्छा दूसरा टॉपिक और सर्केडियन रिदम और उसका
का डायबिटीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सर्केडियन रिदम से मतलब हमारे दिन भर की जो पूरे समय में जितने चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं और बाहर के जो चेंजेस होते हैं, उन दोनों के सामने से जो हमारी डायबिटीज पे विपरीत या अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में डॉक्टर नरसिंह वर्मा हमें बताएंगे। उसके बाद हम लोग इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। डॉक्टर नरसिंह वर्मा का फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो ये प्रोग्राम भी उन्हीं की दिमाग की उपज है, बट फिर भी हर प्रोग्राम में वो रहते ही हैं, बट एक फॉर्मली आई कैन से दैट कि डॉक्टर नरसिंह वर्मा फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और साथ ही फैमिली मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और इसके अलावा तमाम सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रमुख स्थिति में हैं, प्रमुख पोजीशन पे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन से भी जुड़े हुए हैं, एशिया पैसिफिक सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के प्रेसिडेंट हैं, और इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन के भी ये प्रेसिडेंट हैं। तो तमाम सारी चीजें हैं जो इनके बारे में बताई जा सकती हैं, जो इन्होंने जो पोजीशन संभाली हुई हैं, और उन सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है सर्केडियन रिदम। चाहे हम न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे हम डायबिटीज की बात करें, चाहे हम ब्लड प्रेशर की बात करें, हर चीज में सर्केडियन रिदम का अपना एक विशेष स्थान है, और सर्केडियन रिदम से सारी चीजें गवर्न होती हैं और उसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और अगर हम उस प्रभाव को समझ लें तो इन सभी बीमारियों को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें अधिक समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर नरसिंह वर्मा से कहूंगा कि अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, उसके बाद हम लोग फिर सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल माहेश्वरी, प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी सर और डॉक्टर संजय अरोड़ा। तो यूपीडीए की पाठशाला की इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे जैविक घड़ी की। जो हमारे दिन भर की क्रियाएं हैं वो एक घड़ी से जुड़ी हुई हैं, उस संबंध में बात करेंगे, और किस प्रकार ये मधुमेह से संबंधित है, डायबिटीज से इसका क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अपनी स्लाइड्स शेयर करूंगा और फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मेरी स्लाइड्स विजिबल हैं? मेरी स्लाइड दिख रही हैं? हाँ वर्मा जी, आपकी स्लाइड दिख रही है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि बात हुई कि आज हम लोग बात करेंगे सर्केडियन रिदम, या जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो जैविक घड़ी है, या जो दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, हमारी फिजियोलॉजी के जो रिएक्शंस हैं, वो सभी एक घड़ी का पालन करते हैं। और इसको अगर बहुत बारीकी से समझना है तो इसके बगैर, इस घड़ी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो जो कुछ भी ब्रह्मांड में चल रहा है वो समय के अनुसार ही चल रहा है, समय से बलवान कुछ भी नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी डायबिटीज की। डायबिटीज के बारे में जो आईसीएमआर इंडायरेक्ट रिस्क फैक्टर ढूंढे गए डायबिटीज के, प्री डायबिटीज और डायबिटीज में इंडियंस में, ये थोड़े से विश्व से अलग थे। तो पूरे विश्व में डायबिटीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम भारतीय लोगों की डायबिटीज थोड़ा सा अलग है। इससे मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आप देखिए, हमारी जो डायबिटीज है उसमें बहुत सारे फैक्टर ऐसे मिले जो पूरे विश्व में उतने प्रभावी नहीं थे, जैसे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी। और दूसरा हमारे यहाँ जो मिला कि हमारे डायबिटीज को ज्यादातर देखा गया कि उसका संबंध जो था वो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में डिफरेंस जो था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके अलावा प्री डायबिटीज में भी हमारे यहाँ कई ऐसे यूनिक फीचर्स मिले जिनका मैं अभी बात करने वाला हूँ, और उसकी वजह से हमें सर्केडियन रिदम को समझना और जरूरी हो गया, क्योंकि पहले के समय में हम बचे रहते थे। हमारी चूंकि जो जैविक घड़ी थी उसका हम पालन करते थे, और उस घड़ी के पालन करने की वजह से हम बचे रहते थे। तो अगर हम उसके पहले थोड़ा सा बात करने की डायबिटीज के विषय में, जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक ही बात को लेकर के चिंता में रहते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो लगातार प्रोग्रेस करती है और इसका प्रोग्रेशन लगातार बढ़ता रहता है। तो हम केवल अगर ऐसा कर सकें कि इसके रेट ऑफ प्रोग्रेशन को कम कर सकें तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को कम कर पाएंगे। या आप देखिए कि डायबिटीज के शुरुआत के 10 सालों में इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले बढ़ना शुरू होता है।
और उस इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ने लगता है तो उसकी भरपाई करने के लिए इंसुलिन लेवल भी बढ़ने लगता है। आप देखिए यहाँ पर इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है, और जब तक इंसुलिन लेवल इस रेजिस्टेंस की भरपाई करता रहता है, जिसे हम कंपेंसेशन कहते हैं आंग्ल भाषा में, तब तक डायबिटीज का कोई लक्षण सामने नहीं आता। परंतु एक क्षमता है बीटा सेल की, जब वो क्षमता कम होने लगती है तो बीटा सेल अब कहते हैं हम उतनी इंसुलिन नहीं निकाल सकते जितनी आवश्यकता इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ जाने की वजह से हुई है। तब इंसुलिन का लेवल कम होने लगता है और तब डायबिटीज के लक्षण सामने आते हैं। तो शुरुआत के 10 वर्षों में लक्षण भी सामने नहीं आते और ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ता, ऐसी भी स्थिति आती है। तो ये बात हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वहां पर भी एक ऐसी डायग्नोसिस है जिससे हम डायबिटीज का पता कर सकते हैं, वह है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ये मिलता है, प्रारंभ में मिलता है कि जब हम चैलेंज करते हैं बीटा सेल को तो वो तुरंत प्रक्रिया में उसका पालन नहीं कर पाते, थोड़ी देर बाद भले कर लेते हैं। तो फ्रैंक डायबिटीज होने में औसत 10 साल लगते हैं और इन शुरू के 10 सालों में ही तमाम नुकसान शुरू हो जाता है। इसीलिए डायबिटीज के बहुत से मरीजों को जब हम देखते हैं तब तक सारी कहानी पूरी हो चुकी होती है और उनका हम कोई बहुत अच्छा उपचार नहीं कर पाते। अब यहाँ देखिए बीटा सेल फंक्शन जो शुरू में बहुत अच्छे थे, 100% थे, वो धीरे धीरे डिटेरिएट करने लगते हैं और बीटा सेल फंक्शन आखिर में बहुत कम हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 20 सालों के बाद जिसको डायबिटीज रह चुकी है वो लगभग टाइप 2 डायबिटीज लगभग टाइप 1 हो जाती है। बीटा सेल ऑलमोस्ट काम करना बंद कर चुके होते हैं। इसी तरह से तो ये प्रोग्रेशन जो है इसको हमें रोकना है। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज दिखाया गया है किस तरह धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। और इसी तरह देखिए हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, यानी लीवर के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो पहले सामान्य रहा करता था, डायबिटीज के होने के बाद वो बढ़ा रहने लगता है। और यही नहीं, आप देखिए कि फास्टिंग ग्लूकोज भी प्रेंडियल के बाद धीरे धीरे वो भी बढ़ने लगती है। तो प्रेंडियल पहले बढ़ती है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे इधर उधर डेविएशन हो सकता है। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब मैं बात करूंगा घड़ी की जो हमारे शरीर के अंदर है तो इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं, आधा मिनट लूंगा कि डायबिटीज का कारण, डायबिटीज क्यों हो जाती है। मोटे तौर पर तो मैंने आपको बताया कि जब बीटा सेल जो कुछ भी हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से आवश्यकता बढ़ गई उसको जब पूरी नहीं कर पाते हैं तो डायबिटीज हो जाती है। परंतु इसकी पैथोफिजियोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये हाइपोथायरायडिज्म की तरह से नहीं है कि केवल थायराइड हार्मोन बनना कम हो गया। वो बनना कम होगा या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, दो ही कारण हो सकते हैं, टर्सरी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे कारण हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर कोशिश की गई है 11 कारण दिखाने की, लेकिन आज की तारीख में हम जानते हैं 20 से अधिक पैथोफिजियोलॉजी पता है 2021 में। तो ये इगेरियस 11 की जो बात की गई, इगेरियस 11 में यहाँ पर 11 तरह की पैथोफिजियोलॉजी बताई गई। किस तरह से डायबिटीज में ये पैथोफिजियोलॉजी शामिल है, मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अभी घड़ी की बात करूंगा तो वहां इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब प्रभावित होंगे और जब ये प्रभावित होंगे तभी डायबिटीज को पूरी तरह से, इनके प्रभाव को अगर रोक पाएंगे तभी हम डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये बात जो हो रही थी कि इंडियंस में ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज क्यों मिल रही है, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ टाइप 2 डायबिटीज 10 साल पर, 12 साल पर, 15 साल पर भी मिल रही है, 20 साल पर तो बहुत से लोगों को मिल रही है, 20 से 30 साल के बीच में बहुत ज्यादा लोगों को मिल रही है। और अगर हम इसको पश्चिमी देशों से तुलना करें तो पश्चिमी देशों में डायबिटीज 40-45 के बाद होती है। हमारे यहाँ लिटरेचर में 10 साल लिखा है, लेकिन मैं 20 साल पहले मानता हूँ। हमारी कंट्री में 20 साल पहले डायबिटीज होने की प्रवृत्ति देखी गई है। इसके बहुत सारे कारण यहाँ दिए हुए हैं कि लो बर्थ वेट, थिन फैट इंडियन, लोअर एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, यानी बहुत जल्दी हो जाती है जो मैं बात कर रहा हूँ, इंसुलिन लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात है, और एब्डोमिनल ओबेसिटी, विसरल फैट इसके लिए जिम्मेदार है। ये वो कारण हैं जो बहुत पहले से पता है। बहुत से ऐसे कारण हैं। ये कारणों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कारण तो पढ़ाए जाते हैं, ये कारण आपको हर कॉन्फ्रेंस से बताए जाएंगे, लेकिन मैं जिस कारण की बात करने जा रहा हूँ वो किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो लिटरेचर में भी नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी कमी है जिसको कि प्रोफेसर त्रिपाठी सर यहाँ हैं, इस मंच से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी लोग नकल करने में बहुत माहिर हैं। वो हिंदुस्तानी लोग नकल कर सकते हैं कि यूरोप में कैसे इलाज होता है हम भी वैसे करेंगे, अमेरिका में कैसे इलाज होता है हम भी वैसे करेंगे, जो दवाइयां वो देते हैं हम भी देंगे, जो जिस प्रकार से इलाज का मॉडल है हम भी वही करेंगे।
लेकिन जब बात आती है चिंतन की, बात आती है हमें अपने मॉडल डेवलप करने की, तो वो पीछे रह जाते हैं, अपना कुछ डेवलप नहीं करते, दूसरे की नकल करके करने की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई है। ये उस देश में हो रहा है जहां मनीषियों की कतार थी, जहां चिंतकों की कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हमें अपने यहाँ जो चिंतक हैं उनकी बहुत बड़ी कमी हो गई और उनको कॉन्फ्रेंसेस में बोलने नहीं दिया जाता। दोस्तों, उनसे कहा जाता है एविडेंस दिखाओ। अब वो एविडेंस कहाँ से लाएंगे? एविडेंस तो वहीं से आएंगे। जब एविडेंस दिखाने की बात की जाएगी तो अपनी बात को कह ही नहीं पाएंगे, और अगर वो कहने की कोशिश करते हैं तो उनको हूट कर दिया जाता है कि तो अपने मन की बात बोल रहा है, ये तो फालतू की बात बोल रहा है, इसका एविडेंस क्या है? तो ये सब बातें आती हैं, तो हमें जरूरत है एविडेंस पैदा करने की, तभी हमारी बात मानी जाएगी। मैं कहना ये चाह रहा था कि इतने सारे कारण हमें पता थे, उसके अलावा जो कारण सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्केडियन रिदम का डिसरप्ट हो जाना। मैं इस बात को बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी समझ में जो आया इन 40 वर्षों में, जितना मैं मेडिकल साइंस को समझ पाया, तो मेटाबॉलिक डिजीज तो पूरी तरह से सर्केडियन डिसरप्शन की वजह से हैं, और जितने कारण बताए गए हैं वो कारण तो हैं, परंतु सर्केडियन डिसरप्शन सबसे बड़ा कारण है। अगर वो ना हो तो कुछ नहीं होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर बीज है वो पौधा तभी बनेगा जब उसे हवा मिलेगी, पानी मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। अगर ये वातावरण नहीं मिलेगा तो बीज सूख जाएगा, कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, पौधा नहीं बन पाएगा। तो जेनेटिकली प्रोन होने के बाद भी हमको डायबिटीज ना हो, ऐसा संभव है अगर हम उसके हवा, पानी और भूमि की व्यवस्था न करें। यहाँ पर रोल है बायोलॉजिकल रिदम का। ये बायोलॉजिकल रिदम आप देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए कि ये रिदम जो ईश्वर ने बनाए, ये आप सबको पता है कि धरती अपनी धुरी पर घूम रही है और सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो जिस प्रकार से ये चल रहा है, ये भी तो एक रिदम है, और इसी रिदम का पार्ट हम भी हैं। हमारे शरीर के अंदर भी रिदम मौजूद है, और हमारे शरीर के अंदर का रिदम एक सेंट्रल कमांड है जो कि सुप्राचिग्मेटिक न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होता है, और पेरिफेरल सेल्स, एक एक सेल के अंदर घड़ी मौजूद है। हर सेल को पता है उसे क्या कब करना है, और ये देखा गया कि जब सेल को बाहर निकाल लिया गया, उनका कल्चर किया गया, तब भी उनकी घड़ी वैसी की वैसी थी। तो सेंट्रल कमांड केवल इसलिए है कि सारे पेरिफेरल ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, इधर उधर न भागने लगे, केवल उसका काम उनको जोड़े रहना है। और यही बात कही है। अगर प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहे होते तो वो शायरी सुनाते, और वो शायरी बहुत अच्छी है, जो अक्सर कही जाती है कि जो जीवन और मृत्यु के बीच में यही बात है कि चीजें जो एक साथ जुड़ी हैं उनको अलग अलग हो जाना वो एक प्रकार से मृत्यु है, और जुड़ जाना जीवन है। मैं शायर तो नहीं हूं, इसलिए मुझे याद ही नहीं रही थी वो जो शायरी जिसकी मैं बात कर रहा था। सर को मालूम है, सर उनको बता भी सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो रिदम है, ये शरीर के अंदर आप देखिए न्यूरल रिदम्स 0.001 सेकंड से 1 सेकंड, यानी इतने कम समय का रिदम उनका है, ये न्यूरल रिदम है। इसी तरह आप देखिए एक साल भर के रिदम भी हैं, जैसे सर्केनुअल रिदम्स, ये साल भर के रिदम हैं। और आप देखिए 0.001 सेकंड से शुरू होकर के 1 सेकंड के रिदम कार्डियक रिदम है, हम सबको पता है। और सेकंड्स टू मिनट के कैल्शियम ऑसिलेशन, कैल्शियम का ऑसिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ निर्धारित होता है। अगर कैल्शियम नर्व सेल के अंदर जाता है तो नर्व कंडक्ट करने लगती है, कैल्शियम अगर मसल सेल के अंदर जाता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, और अगर कैल्शियम किसी ग्लैंड के अंदर सिक्रीट हो जाता है तो ग्लैंड सिक्रीट करने लगती है। तो ये भी देखिए आप। और 30 सेकंड से लेकर के 20 मिनट तक का बायोकेमिकल ऑसिलेशन है, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, माइटोटिक ऑसिलेशंस हैं। सेल का डिवीजन 10 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक लग सकता है, हर सेल के डिवीजन का टाइम अलग है। और 10 मिनट से 24 घंटे के हार्मोनल रिदम हैं, 10 मिनट के भी हैं, 24 घंटे के भी हैं। और इसी हार्मोनल रिदम की वजह से हमारे बॉडी का रिदम भी मेंटेन्ड है। और सर्केडियन रिदम कहते हैं जब 24 घंटे का रिदम हो, 28 दिन का रिदम ओवरियन साइकिल का, हमको सबको पता है। और सर्केनुअल रिदम है। इसके अलावा सीजनल रिदम भी है दोस्तों, जो कि 3-3 महीने पर बदलते हैं। और सर्कासेप्टल रिदम भी हैं, बहुत सारे रिदम और हैं, लेकिन मैं इसको आगे न बढ़ा करके मैं इस अपनी बात पर आता हूं कि ये देखिए, ये स्लाइड बता रही है कि हमारे शरीर में ये तय है कौन सी बीमारी किस समय सबसे ज्यादा जोर लगाती है। जैसे गाउट का अटैक 12 बजे रात में मैक्सिमम होता है, मरीज को सोने नहीं देता। 12 बजे रात में गाउट का अटैक बहुत ज्यादा होता है। गॉल ब्लैडर का अटैक 1 बजे रात में, 2 बजे गर्ड एंड पेप्टिक अल्सर, और 2 से 3 के बीच में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्यूट कार्डियोपल्मोनरी एडिमा,
और क्लस्टर माइग्रेन हेडेक सुबह 4 बजे 5 बजे, आजमा अटैक सुबह 5 बजे ज्यादा पड़ते हैं, सुबह 6 बजे हर तरह की मौत ज्यादा होती है। सो सुबह 6 बजे का समय हमारे डेथ का टाइम है, यमराज का समय है। सुबह 6 बजे का समय ऑल डेथ, ऑल कॉज डेथ सुबह 6 बजे ज्यादा होती है। एलर्जिक राइनाइटिस कोल्ड ये भी आपको सुबह 7 बजे के आसपास ज्यादा मिलेगा। फ्लू ठीक है, सुबह उठते ही बहुत है, इसीलिए कहा जाता है सुबह उठते ही भाप लीजिए तो फायदा होगा। अगर भाप को दोपहर 2 बजे लेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस 8 बजे, डिप्रेशन सुबह के समय वर्स्ट होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, एमआई सबका कारण इसमें दिया हुआ है। मैं एक एक को पढ़ करके आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन ये स्लाइड ये दिखा रही है कि हमारी बीमारियों का भी समय तय है, उसके भी एक घड़ी है। ये रिदम्स दिखाए गए हैं। कॉर्टिसोल का रिदम है हाईएस्ट रिलीज इन द मॉर्निंग, ड्रॉप्स ड्यूरिंग द डे। ग्लूटामेट का रिलीज रेटिनो ऑप्थाल्मिक ट्रैक्ट के थ्रू लाइट के समय, और मेलेटोनिन का रिलीज ओनली एट नाइट बाय द रेटिना एंड द पिनियल ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस ड्यूरिंग स्लीप, एवरीबॉडी नोज इट। प्रोलैक्टिन रिजेंबल्स लाइक ग्रोथ हार्मोन। एल्डोस्टेरोन पीक्स इन आफ्टरनून, डिक्लाइंस इन इवनिंग। एंड इसीलिए दोस्तों अगर एल्डोस्टेरोन देना है आपको तो उसे हमेशा 11 बजे के आसपास दीजिए, 10 बजे के आसपास दीजिए, जिससे 12 बजे उसका रिलीज मैक्सिमम होगा। तो जो हमारे बॉडी से निकल रही है एल्डोस्टेरॉन और जो हम बाहर से दे रहे हैं, दोनों का सामंजस्य बढ़िया होगा। टेस्टोस्टेरॉन लो इन आफ्टरनून, हाई इन नाइट, मैक्सिमम ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स। तो ये हमको पता है। ये मैं सेंट्रल क्लॉक की बात कर रहा था। हमारे शरीर में एक सेंट्रल क्लॉक है जो कि सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस में स्थित है, और सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस में सेंट्रल क्लॉक है, उसको वो रेगुलेट कर रहा है हर चीज को, और इसी रेगुलेशन की वजह से पेरिफेरल क्लॉक भी रेगुलेटेड है। आप देखिए सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे क्यों हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइट है। जब लाइट दिन भर पड़ती है, वो लाइट रेटिना के माध्यम से सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस तक पहुंचती है, रात कोण के माध्यम से, और उस लाइट की वजह से सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस नियंत्रित होता है। उसकी जीन्स ऐसी है कि उसके प्रभाव में नियंत्रित होता है, और फिर पिनियल ग्लैंड में हार्मोन बनता है मेलेटोनिन, जो कि रात में सिक्रीट होता है। तो सर्केडियन एक्सेस के लिए जरूरी है ए मास्टर पेसमेकर जो कि एससीएन है, और ए फोटो रिसेप्टिव इनपुट टू द एससीएन दैट ओरिजिनेट्स इन द आई एंड द मेरिट ऑफ रिदमिक आउटपुट, ये जो प्रोवाइड करते हैं क्लॉक वर्क ऑफ द सर्केडियन पेसमेकर। तो इनकी रिदमिक आउटपुट की वजह से क्लॉक बनती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह पेरिफेरल क्लॉक होते हैं, सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस से पेरिफेरल क्लॉक होते हैं जो ब्रेन में भी जाते हैं, स्लीप को कंट्रोल करते हैं, वेकफुलनेस को कंट्रोल करते हैं, रेस्ट एक्टिविटी रिदम को कंट्रोल करते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, फीडिंग पैटर्न को तय करते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को तय करते हैं, और हार्मोनल रिदम्स को रेगुलेट करते हैं। और उसी की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट है, डे नाइट है, सोशल, फैमिलियल, मील टाइमिंग, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ गई जो मैं बात कर रहा था। ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं डायबिटीज को, ये हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। और जब तक इसको हम नहीं रेगुलेट करेंगे तो हम सिर्फ गोलियां बांटते रहेंगे, हम सिर्फ फार्मासिस्ट बन के रह जाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर तो वो है जो अपने ज्ञान का उपयोग मरीज को ठीक करने में करे। सिर्फ दवा लिखने वाला तो महज एक फार्मासिस्ट है, फार्मेसी का पर्सन है, वो डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर देखिए ये रेगुलेट करने वाला काम जो हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सर्केडियन रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल क्लॉक इन वेरियस ऑर्गन सिस्टम। हर ऑर्गन में घड़ी है पेरिफेरल वाली, और वो रेगुलेट होती है सेंट्रल से, और अपना उसका अलग क्लॉक भी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपना क्लॉक भी है। और यहाँ देखिए जब ये क्लॉक यानी सेंट्रल क्लॉक पेरिफेरल क्लॉक को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब सिंक्रोनी डिसिंक्रोनी में बदल जाता है। इसका बहुत बढ़िया राजनीतिक उदाहरण दे रहा हूं, क्षमा करिएगा, मेरा उद्देश्य किसी राजनीतिक पार्टी को बदनाम करना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक केंद्र सरकार है जो अपनी नीतियां बनाती है, और एक प्रदेश सरकार है। अगर प्रदेश सरकार पेरिफेरल क्लॉक है और केंद्र सरकार सेंट्रल क्लॉक है, अगर केंद्र सरकार की बातें पेरिफेरल क्लॉक न माने तो क्या होगा, या आप देख सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई प्रदेशों की बदहाली की स्थिति क्या है, क्योंकि सेंट्रल क्लॉक कुछ और कह रही है, पेरिफेरल क्लॉक कुछ और कह रही है। तो जब ये डिसिंक्रोनी होगी तो देश बीमार होगा, हमारे बॉडी में डिसिंक्रोनी होगी तो हमारा शरीर बीमार होगा। वो बीमारी डायबिटीज भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है। सारी बीमारियों का केंद्र बिंदु मेरी समझ में जो आया 40 वर्षों में, वो ये डिसिंक्रोनी ही है। मैक्सिमम नंबर उसी का है।
तो डिसिंकोनी विटामिन एंड अमंग द एससीएन एंड द वेरियस ऑसिलेटर्स जो पेरिफेरल टिश्यू में मौजूद हैं, ये पेरिफेरल टिश्यू पैनक्रियास भी है, ये पेरिफेरल टिश्यू लीवर भी है, मसल भी है, हर एक है। तो वो जब अपने इच्छानुसार कार्य करने लगते हैं, यानी लीवर बात मानना बंद कर देता है सेंट्रल क्लॉक की, और इंसुलिन को जैसे कहा गया बीटा सेल को कि भाई सेंट्रल क्लॉक कह रहा है कि आप रात में जरूरत नहीं है, रात में केवल बेसल सिक्रीशन इंसुलिन का होता है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन दिन में जब जब खाना खाया जाए तो आप निकाल दीजिए इंसुलिन। लेकिन अगर कोई रात में 11 बजे खाना खाए, अब क्या होगा मित्रों, क्या होगा? रात में 11 बजे खाना खाने के बाद इंसुलिन को तो निकालना ही निकालना पड़ेगा बीटा सेल को। अब बीटा सेल कैसे माने बात सेंट्रल क्लॉक की? यह है डिसिंक्रोनी। ये डिसिंक्रोनी हमने पैदा की, नेचर ने नहीं पैदा की। इसलिए मैं कहता हूं डायबिटीज टाइप 2 का होना बहुत कुछ हमारे हाथ में है। बड़ी कठिनाई से हमने डायबिटीज को अर्जित किया है, तमाम तरह के दुख पैदा करके हमने डायबिटीज को अपने पास बुलाया है, रोज निमंत्रण भेजा है, तब जाके डायबिटीज हमारे पास आई है। यह हमारी अर्जित की हुई बीमारी है, यह पहले से आई हुई बीमारी नहीं है। तो लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें पाई गई जो कि डिसिंकोनी पैदा कर देती हैं। डिसिंकोनी पैदा करने की क्षमता किसमें है? लाइट में है, फूड में है, एक्सरसाइज में है, एनवायरनमेंट में है, और इन सब चीजों में है। उसी की मैं बात कर रहा हूँ। लाइफ स्टाइल में कुछ मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऐसी आ जाए जो डिसिंक्रोनाइज कर देती है, जैसे लेट डिनर और नाइट स्नैकिंग। तो बहुत से मेरे आजकल के छात्र हैं जो कि दिखाने आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी कह लीजिए, जब रात भर काम करना है तो स्नैकिंग तो करेंगे ही। उनको बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। मैंने कहा भैया स्नैकिंग करो, लेकिन लो कैलोरी नहीं, 0 कैलोरी की स्नैकिंग करो। तुम खीरा खाओ, रात भर खीरा खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। टमाटर खाओ रात भर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो लेट डिनर, नाइट स्नैकिंग, हाई फैट मील, लेट नाइट स्लीप, सीडेंटरी हैबिट, ब्राइट लाइट ड्यूरिंग नाइट, ये पाए गए हैं कि ये डिसिंक्रोनी पैदा कर देते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माँ बाप जिम्मेदार है। मैं देखता हूँ कि आजकल तुरंत पैदा हुए बच्चों को 3 महीने का हुआ, उसको मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल में पिक्चर देखता रहेगा। वो 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा मोबाइल में पिक्चर देख रहा है और माँ काम कर रही है। वो सोच रही बच्चा परेशान न करे, लेकिन माँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को निमंत्रित कर रही है। बच्चे का अटेंशन टाइम बहुत कम हो जाएगा, वो अटेंशन नहीं कर पाएगा किसी एक बात पर, बार बार पिक्चर चेक करेगा, और ऐसे बच्चे पढ़ाई में आगे समस्या होगी, उनको कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल जिसमें छोटे छोटे बटन से हर चीज कंट्रोल हो जाती है, टच मोबाइल। बच्चे ने उंगली मारी, पिक्चर बदल गई। ये सब हो रहा है। तो ये हमारी अपनी अर्निंग है। तो बायोलॉजिकल रिदम का ग्लाइसीमिया से क्या संबंध है? डिसरप्शन जब बायोलॉजिकल रिदम का हो जाएगा तो मेटाबॉलिक डिजीज ज्यादा होने की संभावना होगी, और ये कारण बनेगा हमारी ग्लाइसीमिक बर्डन बढ़ जाने का। और कैफीन और इंक्रीज कैलोरी इनटेक, ये पाया गया, ये सर्केडियन क्लॉक को अल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे ज्यादा कैफीन कंजम्पशन वो इसको लेंथन कर देता है सर्केडियन लोकोमोटर रिदम को, अब वो रिदम बढ़ जाता है आगे। ये माइस में देखा गया है, लेकिन ये बहुत कुछ सही पाया गया है ह्यूमन बीइंग में भी। अब डाइट इंड्यूस ओबेसिटी जो पाई गई, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर पाया गया डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्ट्रोक के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर के लिए। ये देखिए ब्लड ग्लूकोज का एक सर्केडियन पैटर्न है। आप देखिए कि इसमें अगर हम ब्लड ग्लूकोज की बात करें, ये देखिए एक नॉर्मल रेंज चल रहा था, हमने खाना खाया, बढ़ा, फिर से नॉर्मल रेंज आ गया, और फिर खाने के हिसाब से बढ़ता है। इसी तरह आप देखिए ये एक दूसरे कर्व में देखिए, ये दिखाया गया हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन भोजन करने के बाद कम हो गया, फिर बढ़ा, यानी इसका भी एक सर्केडियन रिदम है, और इसके लिए पेरिफेरल क्लॉक जिम्मेदार हैं, और उसको मेंटेन रखती हैं किसके आर्डर से? सेंट्रल क्लॉक से। जब इन दोनों का एसोसिएशन खत्म हो जाएगा तब बीमारियां ही बीमारियां होंगी। इसी तरह लीवर ग्लाइकोजन का देखिए थ्रू आउट द डे, लंच के बाद, डिनर के बाद, और ये देखिए ये पूरा दिखाया गया है किस तरह ब्रेकफास्ट के बाद लीवर ग्लाइकोजन किस तरह से कम और ज्यादा होता है। जब ग्लाइकोजन बढ़ता है ग्लूकोजन सिंथेसिस की वजह से, फिर ग्लाइकोजेनोलिसिस की वजह से कम होता है। इसका भी एक सर्केडियन पैटर्न नोन है। और लेवल ऑफ बोथ इंसुलिन और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, हम सब जानते हैं कि इंसुलिन है और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन्स का लेवल बदलता रहता है।
जैसे ग्लूकागान, इपिनेफ्रिन, इन सब का एक लेवल बदलता रहता है बार बार, और मिडिल ऑफ नाइट में सर्ज होता है ग्रोथ हार्मोन का, बॉडी रिलीज करती है, कॉर्टिसोल रिलीज करती है, और उसी की वजह से जो चेंजेस मिल रहे हैं वो देखने को मिलते हैं। मेलेटोनिन लेवल उस समय कम हो जाता है। यहाँ देखिए डॉन फिनोमेना तो हम सब ने पढ़ा, उसका कारण क्या है वो यहाँ बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि इसकी वजह से क्या क्यों ऐसा होता है डॉन फिनोमेना में, वो आप बहुत अच्छी तरह सर्केडियन रिदम की वजह से समझ सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी उसी चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है, कैसा फूड हम लेते हैं उसके हिसाब से ये परिवर्तन होते रहते हैं सीरम इंसुलिन लेवल में। और इन परिवर्तन के होने की वजह, एक बहुत बड़ी वजह हमारी पेरिफेरल क्लॉक है, और पेरिफेरल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए क्लॉक जीन्स है पेरिफेरली भी, और सेंट्रल क्लॉक है। जब दोनों का एसोसिएशन खत्म हो जाता है तो डिजायर्ड चेंजेस नहीं हो पाते, और ये सर्केडियन रिदम ऑफ इंसुलिन जो है ये परिवर्तित हो जाता है और बीमारियों का कारण बनता है। ये मैं इस कठिनाई में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना बताना चाहता था कि ग्लूकोज जो लीवर में बन रहा है उसको भी सर्केडियन रेगुलेटर ही हैं जो रेगुलेट करते हैं। हमको वो जीन्स पता है, आइडेंटिफाई कर ली गई हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं। तो इसके हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन 350 तरह के सर्केडियन ट्रांसक्रिप्टर जीन्स have been identified in the liver which control the total rhythmicity of metabolic process। तो उनके डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन 350 तरह की इस तरह की जीन्स आइडेंटिफाई की जा चुकी है। अब बात ये आती, ये सब तो बातें मैंने की, ठीक कैसे किया जा सकता है, यहाँ आता है क्रोनो न्यूट्रिशनल डाइट। अगर अपनी डाइट हम सही कर ले तो ये डिसिंक्रोनाइजेशन फिर से रीसिंक्रोनाइजेशन में बदल सकता है और फिर से तारतम्य स्थापित हो सकता है। इसकी तुलना हम कर सकते हैं, अगले चुनाव में हमने सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों एक कर दिए। अब संभावना ये है कि जो चली नीति वो पूरे देश में लागू हुई। इसको मैं राजनीतिक व्यंग कर रहा हूँ, किसी और अर्थ में न लिया जाए। तो न्यूट्रिशनल चैलेंज जो आता है, आप देखिए इम्पेयर्ड क्रोमेटिन रिक्रूटमेंट, ये डिपेंड करता है हम जो खाना खाते हैं उसके खाने के प्रभाव की वजह से, वो खाना क्या है, कितना है और कब है, ये तीनों मिलकर के क्रोमेटिन रिक्रूटमेंट को इम्पेयर कर सकते हैं और इससे ऑसिलेशन चेंज हो सकती है। और वही खाना फिर से अगर सही हो जाए, जैसे पीपीआर गामा की बात की गई यहाँ पर, ये सर्केडियन क्रोमेटिन रिक्रूटमेंट है। आप सबको पता है पीपीआर गामा इफेक्ट के लिए हम पायोकेटाजोन यूज करते हैं, सालाबिटाजोल यूज करते हैं, बजाय उसके हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं उसको। गेन ऑफ ऑसिलेशन हो सकता है, रीप्रोग्रामिंग हो सकती है सेल के अंदर, फिर से रीसिंक्रोनाइजेशन हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और यही विजय दिलाएगी मधुमेह पर। दवाएं विजय नहीं दिलाएंगी, दवाएं केवल तात्कालिक प्रभाव को कम करने का कारण है। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग। आप सबको पता है ब्रेकफास्ट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, लेट डिनर अवॉइड करना चाहिए, और ये भी हमें पक्का पता होना चाहिए कि किस तरह से which snacking in night is bad for you, why it is bad, because we know that this will produce desynchronization। और ये बात कई बार कई जगहों पर कही गई, लेकिन सबसे अच्छी बात कही गई, it is not what you eat but when you eat, and that is more important। तो हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल इंडियन टीचिंग क्या थी, वो यही तो थी, अर्ली डिनर, च्यूइंग द फूड फॉर मोर टाइम, मोर सलाइवेशन। जितना सलाइवा बनेगा उस सलाइवा के अंदर हार्मोन भी हैं, एंजाइम भी हैं, और वो हार्मोन आप जो ये लैक्टोफेरिन पाया जाता है सलाइवा में, लैक्टोफेरिन से ज्यादा ताकतवर बैक्टीरियासाइडल कोई नहीं है, लेकिन सलाइवा में उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। और इसी क्षतिपूर्ति के लिए बहुत सी कंपनियां अब लैक्टोफेरिन बेस्ड टूथपेस्ट लेकर के आई हैं। तो इसी तरह से सलाइवा ज्यादा बनेगा और उस सलाइवा के कई हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस में जाके बता देंगे कि भाई खाना आने वाला है, और हाइपोथैलेमस तैयारी करेगा और वो निर्देश देगा सारे ग्लैंड्स को, और ग्लैंड्स वो एंजाइम्स को सिक्रीट करके रखेंगी, सिक्रीट करने की तैयारी करेंगी जिससे भोजन को पचाया जा सके। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, डू नॉट स्किप द ब्रेकफास्ट, और मिक्सिंग द कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन एंड फैट, ये हम सदियों से करते आए हैं। हमने दाल से चावल मिलाया, चावल से चावल नहीं मिलाया, चावल रोटी नहीं खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, और दाल और चावल खाते हैं। हमें ये पता था, भले हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के नाम से नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था किससे क्या मिलाना है और किससे क्या नहीं मिलाना है। और गुड क्वालिटी स्लीप, अगर हम बहुत अच्छी तरह सो गए तो हमारे सेल्स को मौका मिलेगा रीसिंक्रोनाइज करने का। नहीं सोए, रात भर जगते रहे तो फिर कहाँ से मौका मिलेगा। और
क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना बीटा सेल आराम करेंगे। बीटा सेल को रस देने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। और स्ट्रेस को मैनेज करना, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स को मैनेज करना। तो मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूंगा, जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। और हमारे साथ जो 2-3 बड़े मनीषी बैठे हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी सर हैं, प्रोफेसर अनुज माहेश्वरी हैं और हमारे संजय अरोड़ा हैं, जो कि जिनके मन में तमाम तरह के प्रश्न होंगे। तो ये एक ऐसा विधा है जो अभी तक नेग्लेक्टेड रही हमारी, चूंकि इसके पीछे पूरी भारतीय संस्कृति है। भले इसे हेल्बर्ग साहब ने आगे बढ़ाया, लेकिन पूरी तरह से भारतीय थी। भारतीय मानसिकता से इसको बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। लेकिन दुख का बात यह है, जितनी रिसर्च इस पर हुई है वो भारत के बाहर हुई है। भारत के अंदर इसको अछूत माना जाता है। साइंस के लोग इसको स्वीकार करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें चाहिए एविडेंस आने में टाइम लगेगा। एविडेंस हम और आप बनाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू फॉल फ्रॉम स्काई। एविडेंसेस आसमान से नहीं टपकेंगे, हम और आप पैदा करेंगे। तो ये बात मैं कहना चाहता था। तो इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, जिससे कि हम लोग जो है आगे कार्यक्रम को बढ़ा सकें। डॉक्टर त्रिपाठी, आप कुछ बोलेंगे? धन्यवाद वर्मा जी, आपने बहुत ही सारगर्भित अपना भाषण किया। और जैसा आपने शुरू में बताया था, हम लोग, हमारे यहाँ वैदिक एक शब्द है इसके लिए, क्रोनो के लिए, अहोरात्राणि। हम जब संध्या करते हैं प्रातः काल, तो उसमें इस शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। अहर्निश, ऐसी ईश्वर हमें व्यवस्था दे कि सारी ऊर्जा हमारी संचित हो सके। रात्रि काल में ऊर्जा हमारी संचित होती है। इसलिए जितनी भी शक्ति की आराधना है, दुर्गा की आराधना है, काली की आराधना है, ये सब हम रात्रि में करते हैं। दिन में हम सूर्य की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि तब हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं अपने अन्य कार्यों के लिए। इसलिए ये जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है हमारी, जो भारतीय दृष्टिकोण है, ये बाद में आयुर्वेद में भी इसी को कहा गया है। ये वात जो है, ये संवाहक है। ये ऊर्जा का भी संवाहक है, ये शक्ति का भी संवाहक है। ये हमारे हमें में ले जाना सबसे बड़ी आवश्यक, जिसकी हम लोग बात रहते हैं, चर्बी है। इसको ताकि ये ऐसी जगह न चली जाए जहां से हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन आने शुरू हो जाए शरीर में, और हमारे पास इंसुलिन के प्रति रोधक क्षमता घट जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाए। इस कारण से ये बड़ा आवश्यक है कि जो बायोलॉजी है, जो हमारा, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द कहा, उसके लिए एक और अच्छा उन्होंने शब्द कहा कि यह जो हमारा समय जीवन का जैविक घड़ी जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक, और इसको नियंत्रित करने वाले वो सारे हार्मोन। वर्मा जी हमसे शेर की बात कर रहे थे, और शेर, हम गोरखपुर के हैं, तो बार बार ये दिमाग में आता है कि शेर, जो बहुत सारे जो शायर होते हैं, वो अवसाद के समय शेर लिखते हैं, दुख के लिए लिखते हैं। गजल को गजी से जोड़ा गया है। गजी कहते हैं हिरण को जब चोट लग जाए तो उससे गजल बना। हमारे यहाँ श्लोक भी ऐसे ही बना। रात्रि काल में जब हमारा मन अवसाद में हो, जब सारे हमारे हार्मोन बहुत शनै सुप्त अवस्था में हो, अगर भोजन हम बहुत करें, देर तक करें, तो इससे हमारे शरीर में अंतर पड़ता है और हमारी ऊर्जा का संचरण नहीं हो सकता, गलत जगह ऊर्जा पहुंच जाती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने विषय को, जो हमारा मूल विषय है, जो हमारे शोध की दिशा होनी चाहिए, इसमें आयुर्वेद का बड़ा अहम उसकी भूमिका हो सकती है, और इसलिए हमें उसकी भी मदद लेनी चाहिए, हमें योग की मदद लेनी चाहिए। और इन सब मदद से हम इस रोग को कम से कम, जैसा वर्मा जी बहुत अच्छी बात कही, कि हम वातावरण को का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसलिए अगर हमारे जीन के अंदर अगर बीज है, बीज के अंदर हमारे बीज दोष हैं, आयुर्वेद में से बीज दोष कहा गया है, अगर बीज दोष है और उसे नियंत्रित कर लें हम, तो कम से कम बीमारी अगर आए भी
पहली बात तो बीमारी आएगी नहीं, लेकिन अगर आए भी तो वह एक नियंत्रण में रहेगी, और इस नियंत्रण में अगर रहेगी, अभी हमारे बगल में पांडे जी बैठे थे आयुर्वेद के, तो बता रहे थे कि हर्ष विषाद का जो सम्यक रूप है, जिसमें दुख ना हो, प्रसन्न आप रहें, उस समय सबके सब रोग जो है उसका शमन हो जाता है। और इसलिए हमारे यहाँ शांति की बात की जाती है, साधना की बात की जाती है। बहुत अच्छा लगा। और कोई और प्रश्न अगर पूछना चाहे श्रोता जो हमारे बीच हो, उपस्थित हो, वो प्रश्न पूछे। हमारे साथ आयुर्वेद के भी एक ज्ञाता हैं, हम उनसे भी प्रश्न करेंगे और पूछ करके फिर हम आपको उत्तर दे सकते हैं। वर्मा जी धन्यवाद। डॉक्टर महेश्वरी साहब चैट बॉक्स देख लीजिएगा। यस, हाँ, बिल्कुल चैट बॉक्स से भी क्वेश्चन पूछेंगे और अपनी तरफ से भी कुछ एक दो अपनी क्वेरीज भी पूछेंगे आपसे। तिवारी साहब ने पूछा है Q&A पे सवाल। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक आया है, पूछा है, उसके बारे में जरा बताइए। हालांकि मैं भी उससे रिलेटेड एक चीज अक्सर पूछता रहा हूँ, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उसका उत्तर नहीं मिला। जो एक सवाल आया है ये कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं उन लोगों में कैसे ये सुप्राकियास्मा या एरोमेटिक कैसे काम करता है, और उसमें हम लोग सर्केडियन क्लॉक को कैसे नियंत्रित करते हैं, क्या उनमें भी उसी तरह से काम करती है ये सर्केडियन रिदम जैसे कि नॉर्मल विजन वाले लोगों में काम करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर विजय पाटनी साहब ने पूछा है, मैंने देखा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में क्रोनोबायोलॉजी बिल्कुल साफ जानती है और उसके निष्कर्ष एकदम क्लियर है कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनमें जो लाइट का प्रभाव है वो उतना अच्छा नहीं रह जाता। तो जो सर्केडियन जीन्स पहले से मौजूद हैं उनका प्रभाव रहता है। और दूसरी बात यह है कि ब्लाइंड लोगों में लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी सुप्राचियाटम न्यूक्लियस तक, ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि उनका जो रिदम है वो डिफरेंट रिदम है, वो 24 आवर रिदम ना हो करके या तो आगे बढ़ जाता है या पीछे रह जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर पर्सन। वो अलग अलग लोगों में अलग अलग मिलता है। और लाइट एक कू है, लाइट के बगैर भी सर्केडियन रिदम रहेगा। लाइट उसको प्रभावित करती है। इसको इस तरह समझिए कि अगर ऑटोनॉमिक फेलियर हो जाए तब भी हृदय धड़केगा, हृदय तो धड़केगा ही, लेकिन हृदय की गति में परिवर्तन नहीं हो पाएगा जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करते हैं। इसी तरह लाइट का जो इफेक्ट था वो ब्लंट हो जाएगा, लेकिन रहेगा। लाइट के अलावा भी और कुछ है जो कि सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है? 5 चीजें हैं लाइट के अलावा। फिजिकल एक्टिविटी है, स्टारवेशन है, फीडिंग है, और बहुत अच्छा उदाहरण है अगर आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो 24 घंटे में 18 घंटे नींद चाहिए। क्यों? जब वो सोएगा तो ग्रोथ हार्मोन पल्सेटाइल मैनर में निकलेगा। और ग्रोथ हार्मोन के लिए हम लोग पढ़ाते हैं कि 4 स्टिमुलस हैं जो ग्रोथ हार्मोन के निकलने के लिए जरूरी है। पहला, नींद, नींद में ही निकलता है। और आजकल बच्चे क्यों छोटे हो रहे हैं? माँ उन्हें सोने नहीं दी, 5-5 बोतलें रख के बैठी है दूध की, एक खत्म हुई दूसरी मुंह में डाल दी, रात भर बच्चे को नहीं सोने दिया। और दूसरा है भूख, भूख तो माने लगने नहीं दी, स्टार्वेशन हुआ ही नहीं बच्चे को, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकले? और यही देखा गया है, वो मनीषी प्रोफेसर त्रिपाठी सर जैसे लोग जो बहुत कम भोजन लेते हैं, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, उनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत दिनों तक निकलता रहता है। और जो लोग बहुत खाते हैं उनका ग्रोथ हार्मोन निकलना 50 साल के ऊपर ही बंद हो जाता है। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी भी एक है। तो आपने जो पूछा उसका उत्तर ये है, 5 चीजें और हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर सारे के सारे लाइट के अलावा, फिजिकल एक्टिविटी और ईटिंग, फीडिंग, बिहेवियर। जैसे हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि भारत में तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट रात और दिन का जो वो है सापेक्ष है वो एक समान होता है। 8 या 10 घंटे की रात होती है और ऑलमोस्ट इतना ही 8-10 घंटे, थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता रहता है। कहाँ पर? बट ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर कि रात में 11 बजे सूरज डूबता है और सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है और रात में 11-12 बजे तक सूर्यास्त होता है। तो क्या इन लोगों की सर्केडियन रिदम कुछ फर्क होती है और उसका डिजीज के होने या ना होने पे प्रभाव पड़ता है, या वो भी हमारे जैसी ही होती है? तो इस तरह समझिए कि उनके यहाँ 11 थोड़े बजा है, हमारे यहाँ 11 बजा, उनके यहाँ तो 6 बजा है। उनके यहाँ यानी पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूरज की तरफ है वहां दिन है, और जो सूरज की तरफ नहीं है वहां रात है। नहीं, उनका जैसे 6 बजे सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त रात में 11 बजे हुआ। हाँ, लंबा टाइम। हाँ, लंबा टाइम है ना, और रात
ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है डॉक्टर हो माहेश्वरी गई साहब का। है ना। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ 6 महीने तक सूर्योदय रहता है, 6 महीने रात रहती है ना। तो उन वहां पे सर्केडियन घड़ी या जैविक घड़ी कैसे काम करती है? बिल्कुल सही, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जहां देखा गया है कि जहां रातें छोटी होती वहां पर डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एसिडी बहुत कॉमन है, एसिडी बहुत कॉमन है। और इसका उदाहरण है एक नदी का नाम मैं भूल गया हूं, जहां पर हर घंटे एक आदमी सुसाइड कर लेता है कूद कर। क्यों? इतनी लंबी रातें हैं तो वहां पर लाइट कम है। इसका उल्टा देखने को मिलता है कि जिनके यहाँ दिल लंबे हैं उनके यहाँ दूसरी तरह के अफेक्टिव डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैव द रूट इन दैट। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनके यहाँ ये जैविक 24 घंटे की घड़ी है, ये कुछ मिनट आगे या कुछ मिनट पीछे हो जाए। बल्कि वर्मा जी एक प्रश्न हमारा जी, है अभी जी। जो माहेश्वरी जी कर रहे थे, जी सर पूछिए। ऑडिटरी नर्व इसकी इनपुट, जो लोग अंधे होते हैं, क्योंकि ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकल जो है एमएलबी, ये ट्रॉक्लियर, एब्डुसेंस और ऑप्टिक, ये तीनों नर्व को थर्ड नर्व को लेकर के बनाता है और ये दिशा निर्देशित करता है। क्या ऐसा कोई इंटरनर्शियल न्यूरॉन है जिसकी ट्रिक हमारी इस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के साथ उसको जाती हो और शायद इस वजह से अंधे लोगों में भी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो ठीक रहता हो? आपका अंकलन सर बिल्कुल सही है, ऐसे इंटरनक्शनल न्यूरॉन्स हैं और डिस्क्राइब हैं सर, और ये स्नेल्स एनाटॉमी में दिखाए भी गए हैं सर। इस समय तो मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम भी मुझे लगता है कि देखा है, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे सर। मेरे ख्याल से ब्लाइंड लोगों में भी दिन और रात का एहसास तो उन्हें होता ही है। बिल्कुल होता है। अगर कोई ना भी बताए तो भी उन्हें पता लग जाता है कि कब दिन हो गया और कब रात हो गई। तो वो चीज, इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइट उनके ऊपर असर तो कर ही रही है किसी ना किसी तरीके से, भले वो नहीं देख पा रहे उसे तभी भी। क्या विचार है आपका? बिल्कुल सही है। के ऊपर उसका प्रभाव तो निश्चित पड़ता होगा। मेलानोसाइट का ये तो स्किन से रिलेटेड है ना, जी। इनका यहाँ से संबंध है, नहीं, एक और बहुत क्लियर संबंधित है, बात है सर, और कि जो फिर ये हमारे हार्मोन से हमारे हैं, संबंधित। जितने भी हमारे स्पेशल सेंसर्स हैं उनकी एक विशेषता है, अगर एक स्पेशल सेंस कॉम्प्रोमाइज होता है तो दूसरा उसको ओवरकम कर लेता है। दिस हैज बीन डिस्क्राइब, बहुत ही अच्छी तरह बताया गया है। अगर एक सेंस उनका स्पेशल सेंसर्स का कमजोर है तो दूसरे सेंस उसको ओवरकम करते हैं और उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, और उसका कारण वही जो सर ने बताया, इंटरनल्शियल न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करने में और प्रोसेस करने में मदद करते हैं। चैट बॉक्स से भी प्रश्न ले लीजिए, काफी प्रश्न पड़े हुए। हाँ, एक डॉक्टर अजय तिवारी पूछ रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह से सर्केडियन रिदम को सिंक्रोनाइज करती है? व्रत भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है, उसका सर्केडियन रिदम को पे कैसा प्रभाव होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है डॉक्टर अजय तिवारी जी ने, क्योंकि इसके माध्यम से मैं फिजिशियंस को इसके फायदे बता पाऊंगा। देखिए, दो तरह की फिजियोलॉजी के दो पार्ट, एक है फास्टिंग फिजियोलॉजी, एक है प्रेंडियल फिजियोलॉजी। हम सबको पता है कि जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो हमारी फिजियोलॉजी डिफरेंट है, उस समय ज्यादा जो हार्मोन फास्टिंग वाले हैं वो ज्यादा निकल रहे हैं। तो अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या टाइम रिस्ट्रिक्टेड मील करते हैं तो हम अपनी फास्टिंग फिजियोलॉजी को बार बार चैलेंज करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे फास्टिंग फिजियोलॉजी का एडॉप्टेशन बढ़िया हो जाता है और फ्यूल चेंज हो जाता है, और सारी कहानी फ्यूल के बदलने की है। जैसे कि आप सबको पता है SGLT2 इनहिबिटर्स के जो फायदे बताए गए, तमाम फायदे बताए गए, और जिसका निष्कर्ष लोग गलत निकालते रहे, सारा का सारा फायदा जो मेन उसकी मैकेनिज्म, जो बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है, वो फ्यूल के चेंज होने वाली मैकेनिज्म है। वो अल्टरनेट फ्यूल जो दे रहा है, उसकी वजह से तमाम फायदे देखने को मिले। तो फास्टिंग फिजियोलॉजी को स्ट्रेंथन करना, चैलेंज करना बार बार, ये हमारी पूरे बॉडी सिस्टम को बदल देता है। क्योंकि देखिए, मूल तौर पर हम सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन हमको ये पता है कार्बोहाइड्रेट बनाया गया था कैलोरी पाने के लिए, और प्रोटीन बनाई गई थी प्रोटीन सिंथेसिस, नई प्रोटीन बनने के लिए, और फैट बनाया गया था कि जहां ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा कैलोरी चाहिए, उसके लिए। और आप देखिए कि इनका एंड प्रोडक्ट भी सबका अलग है। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन जब फैट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बहुत सारे एंड प्रोडक्ट हैं,
और प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट तो अनगिनत हैं, यूरिक एसिड से लेकर के यूरिया, क्रेटिनिन, न जाने कौन कौन। तो अगर उनका हम प्रयोग करेंगे तो उसके दूसरे परिणाम मिलेंगे। तो जो ये फास्टिंग का फायदा जो मिल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो केवल इतना है, जो बैलेंस है फास्टिंग और प्रेंडियल फिजियोलॉजी का, उसको और स्ट्रेंथन करने की वजह से फायदे मिले। एक कोई सवाल और है चैट बॉक्स में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक हाँ सर बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए डॉक्टर त्रिपाठी बताइए। उदाहरण शास्त्र में हमारे है चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत जो है वो चंद्रमा की कला के साथ साथ प्रतिपदा से लेके अमावस्या और उसके बाद पूर्णिमा तक एक एक पूरी रात उपवास करते हैं और एक समय दिन के समय सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। वो भी भोजन की मात्रा सिर्फ एक ही गल्प होती है, ज्यादा नहीं होती, एक बार। और बहुत सारे रोगों के लिए आयुर्वेद में इसका उपयोग बताया हुआ है। मधुमेह, डायबिटीज संभवतः मैं जानता नहीं, मैं देखूंगा, आयुर्वेद वालों से पूछूंगा, लेकिन चंद्रायण व्रत का हमारे यहाँ बहुत महत्व है, जिसमें कि हम एग्जैक्टली कैलकुलेटेड इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसने भी तिवारी जी ने पूछा। ये हमारे फिजियोलॉजी में रिसर्च के लिए बहुत अच्छा ये विषय है कि उसमें हम देखें जीएलपी हार्मोन क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, होमा या इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसा होता है। बहुत सुंदर विचार है। आपकी बात इतनी सही है कि मेरे पास 3 प्रोजेक्ट इस समय हैं इसी के ऊपर, आईसीएमआर के। और तिवारी जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, आखिरी कमेंट उस बारे में कहूंगा, फिर महेश्वरी साहब और सवाल पूछेंगे कि जो एक्टिव फेज और पैसिव फेज, 2 फेज होते हैं हमारे। तो फास्टिंग और प्रेंडियल का पूरा असर इस पर डिपेंड करता है कि अगर हम पैसिव फेज में भोजन करेंगे तो उसके नुकसान अधिक है। इसीलिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड मील में यही फर्क है, एक्टिव फेज और पैसिव फेज का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये टोटल इसका आउटपुट जो है वो फास्टिंग और प्रेंडियल फिजियोलॉजी पर ही निर्भर करता है। एक 2-3 कुछ बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं और रियली वेरी इंटरेस्टिंग। एक सवाल ये है कि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो हेल्दी लोग होते हैं, उसमें इन्होंने पेशेंट बोला है पर मुझे लगता है पेशेंट में ऐसा कम दिखता है, हेल्दी लोगों में भी ऐसा देखा जाता है कि पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल प्री प्रेंडियल और बिफोर मील से कम होता है। खाना खाया पर उसके बाद भी उसके 2 घंटे बाद जो ग्लूकोज लेवल है वो कम आ रहा है, जबकि प्री प्रेंडियल है 120-130 है, लेकिन उसके बाद पता चला 80-85 हो गया। तो इसमें डॉक्टर रॉय हैं, इनका पूछना ये है कि क्या इसका भी सर्कैडियन रिदम से कोई संबंध है क्या? निश्चित रूप से संबंध है। आपने देखा होगा, मैंने दिखाया आपको सर्कैडियन रिदम ऑफ द इंसुलिन। और हम सबको पता है कि जब भी जो भी हम देखते हैं कि डायबिटीज में क्या होता है, हमको अच्छी तरह से पता है। और आप ये देखिए कि फास्ट ग्लूकोज है और प्रेंडियल है तो इंसुलिन के एक्शन के बाद भी बचा रहेगा। इंसुलिन निकली तो, लेकिन अपना प्रभाव पूरा नहीं दिखा पाई, इसकी वजह से बना रह गया। तो जिन लोगों को ये देखा गया है कि जिन लोगों में लीवर ज्यादा ग्लूकोज पैदा कर रहा है, किडनी से ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा है, उनका फास्टिंग ज्यादा है और प्रेंडियल कम होता है। और प्रेंडियल डिपेंड करता है इस पर, इंसुलिन के एक्शन पर। इसका मतलब उनके अंदर इंसुलिन का एक्शन मौजूद है और ओबीज होने की वजह से इंसुलिन ज्यादा भी निकल रही है। तो वो ब्रेन से जो निकलने वाला इंसुलिन है उसका भी एक रेगुलेशन है सर्केडियन क्लास इसको। जी और सवाल? डॉक्टर राय का सवाल बहुत अच्छा था। हाँ, एक आपकी स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है, गिजाल फातिमा ने। इंटरेस्टिंग है ये भी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन, ईटिंग फ्रूट्स एट नाइट कैन इंटरफियर विद स्लीप ड्यू टू द बॉडीज डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। और आप कह रहे हैं कि रात में फल खाओ, तो नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। गिजाल स्टूडेंट नहीं है, प्रोफेसर है, एक मिडिल रात में तो कुछ भी खा सकता है। मैंने केवल इतना कहा कि करना ही चाहते हैं ही नहीं तो कुछ और बजाय फल खाना अच्छा है।
ऐसा नहीं है कि रात में फल खाना जरूरी है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रात में पानी क्या न लीजिए, लेकिन जो लोग मजबूरी में स्नैकिंग करते हैं तो बिस्किट से अच्छा, पेट से अच्छा, पिज्जा से अच्छा फल है। रात में जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, मैं फिर एक बार बड़ी दुखी भाव से बात कहता हूं कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन की सारी विदेशों की चुराई हुई रिसर्च है। हमारे देश में रिसर्च तो रात में फल खाना तो कुछ भी खाना मैं तो कहूंगा गलत, लेकिन अगर कोई रात भर ड्यूटी करता दिन भर सोता है तो मंचिंग आदत पड़ गई है, तो भाई रात खाओ जो 0 कैलोरी हुई, जिससे कैलोरी तो मिले, बात की बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से आपका जवाब हो गया ना पूरा? जी जी। हेलो, हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर्कैडियन रिदम के हिसाब से हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट, इन तीनों चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन अपने खाने में कैसे करना चाहिए, यानी कि कब हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना चाहिए, कब प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए और कब फैट ज्यादा खाना चाहिए, क्या इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है? जो भी रिसर्च हुई है, प्रश्न है, जो भी रिसर्च हुई है वो बताती है कि अगर फैट रिच मील इवनिंग में लिया गया तो वो ज्यादा डिसिंक्रोनी पैदा करेगा इन कंपैरिजन मॉर्निंग आवर्स। मॉर्निंग आवर फैट और प्रोटीन है लिमिटेड ही चाहिए, लेकिन कंपेयर करते हैं कि अगर फैट प्रोटीन लेना है तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में फैट भी हो सकता, स्थिति यही होनी चाहिए, वहां फैट और कम हो जाना चाहिए, फैट इसीलिए शायद कहा गया है कि ब्रेकफास्ट शुड बी द लार्जेस्ट मील। यस कि ब्रेकफास्ट में आप तीनों चीजें लीजिए, अच्छे मात्रा में, फैट भी, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट भी। कार्बोहाइड्रेट आपको दिन भर के लिए ऊर्जा देगा और फैट और प्रोटीन आपके बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा। बट रात के समय आपको क्योंकि ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, तो आप कार्बोहाइड्रेट को मिनिमम मात्रा में ले, जितना कम से कम में काम चल सकता है। क्यों, यही है ना आपका भी मतलब, या उससे कुछ अलग है? आवाज बीच बीच में कट रही है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है डॉक्टर वर्मा, आज आपके यहाँ पता नहीं क्या बात है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई पड़ रही है, आपकी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन बीच बीच में कट जा रहा है। वर्मा जी डिस्कनेक्ट भी हो गए एकदम से, पता नहीं क्या बात है, आज उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो आप ही इस पे कुछ बोलिए जब तक वो वापस कनेक्ट नहीं होते। डॉक्टर त्रिपाठी, जब तक डॉक्टर वर्मा वापस कनेक्ट नहीं होते, आप ही इस सवाल को जवाब दीजिए, या बल्कि सवाल क्या कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन अपने भोजन में किस बिल्कुल सही, मैं भी अपने बगल में कि ये हम लोगों के लिए उचित हो। हमारे बगल में आयुर्वेद के अब आप पूछ सकते हैं, मैंने दूसरा नेट यूज करना शुरू कर दिया। जी हाँ, पर त्रिपाठी जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर। जी, आयुर्वेद के ज्ञाता हमारे बगल में है पांडे जी, मैंने उनसे पूछा अभी तुरंत आपका प्रश्न जब आया, उन्होंने कहा जितने गुरु प्रकृति वाले हैं, जैसे फैट है जिसका कंटेंट फैट बहुत ज्यादा होता है, दही बहुत ज्यादा मात्रा में, ठंडी चीजें ये रात में नहीं खानी चाहिए, ये आयुर्वेद में निषेध है। ब्रेकफास्ट के समय आप प्रोटीन भी ले सकते हैं, फैट भी ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय जो आपका डिनर होना चाहिए, अर्ली डिनर, उसमें आयुर्वेद में विधान है कि आप कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे, बहुत कम मात्रा में लेंगे, लाइट मात्रा में लेंगे। जी। और उस समय आप फैट बिल्कुल नहीं खाएंगे। ओके। प्रोटीन खा सकते हैं? प्रोटीन खा सकते हैं। दूध परमिसिबल है, दही परमिसिबल नहीं है। जी, हाँ, मतलब दूध परमिसिबल है और अदर प्रोटीन प्रोडक्ट बाकी हम लोग
हाँ, हैवी फैट बिल्कुल वेजिटेरियन लोगों के permissible लिए तो प्रोटीन की बड़ी लिमिटेशंस रहती हैं, ज्यादा प्रोटीन रहता नहीं है खाने के लिए। दालें होती हैं, दालें ज्यादातर जी, लोग जी। दिन में खाते हैं, रात में दाल खाना लोग कम पसंद करते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या आइडिया है, क्या दाल रात में प्रोटीन खाई जा वाले जो सकती है? दाल है, दाल हमेशा ब्रेकफास्ट में और लंच के लिए परमिसिबल है। तो फिर प्रोटीन के लिए क्या बच जाता है रात में खाने के लिए जो नॉन वेज नहीं खाते? दूध 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 केवल जो दूध है जी। वो आयुर्वेद की दृष्टि से दूध जो है रात में वो बहुत ही अच्छे फायदेमंद के उसमें लक्षण है। हम ये चाहते हैं कि एक हम लोग की जब क्रो मेडिसिन तमाम वाले सारे अगली लोगों के अंदर ये होगी ना, मिथ रहता है। जी जी, तमाम सारे तो हम लोगों के अंदर चाहते ये हैं मिथ कि रहता है कि रात में दूध पीने से कफ हो जाता है। तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका, क्या ऐसा होता है? ठंडा ठंडा उष्ण नहीं होना चाहिए, नहीं, दूध ठंडा रात में तो आयुर्वेद की दूध, दृष्टि से ठंडा होना चाहिए। लोग कहते हैं रात में अगर दूध पीकर सोते हैं तो कफ ज्यादा होता है, तो क्या ये सही है? मैं तो हमेशा अपने मरीजों को डिस्करेज नहीं ही नहीं करता हूं कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप रात में दूध पियो, वरना खाओगे पियोगे कब, अगर कभी रात और दिन के चक्कर नहीं 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 ऐसा में ही कुछ पड़े नहीं। रहोगे। हाँ, लेकिन उसका ये है कि साइंटिफिक अगर ऐसा ये कुछ इसमें नहीं कुछ है। तथ्य है तो बताइए। नहीं नहीं तो इसमें तथ्य वर्मा नहीं जी है। वापस आप कनेक्ट हो गए, आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ आप हाँ, वर्मा कनेक्टेड जी हैं से अच्छी तरीके से। वर्मा जी से अब हम लोग हम आपसे सवाल पूछ सकते हम हैं। लोग एक सेशन रखेंगे आयुर्वेद की ओर से दिनचर्या के बारे में अगली क्रोनो मेडिसिन में। जी सर जरूर। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, बट आफ्टर द होल डे ब्लड प्रेशर राइजेस ड्यूरिंग 10 PM and 8 PM, not having any sometimes। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन आपने इंद्रजीत मुखर्जी, बहुत लंबा सवाल आपने पढ़ लिया हो तो बताइए जी, जवाब इसका। मैं ये कह रहा था कि इस संबंध में बहुत चर्चा हो चुकी है और मेरा ख्याल है लगभग हर फोरम पर मैंने ये बात कही है कि एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट हमेशा इवनिंग में देना चाहिए। अब तो इतना लिटरेचर आ गया है कि एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट मॉर्निंग में देने का कल्चर लगभग खत्म हो जाएगा आने वाले समय में, जब एजुकेशन पूरी होगी तो कोई कारण नहीं है कि उसको मॉर्निंग में दिया जाए, इवनिंग में ही देना चाहिए। क्योंकि जिस समय हम सबको पता है, हमने दिखाया भी था एक स्लाइड, कि जितने भी इस प्रकार के स्ट्रोक हो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, इन सब का जो टाइम है मैक्सिमम वो मॉर्निंग का है। अतः जरूरी है कि एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट इवनिंग में दिया जाए, न कि मॉर्निंग। अब अगर जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं सर्केडियन रिदम के डिस्ट्रप्शन की, तो जो लोग रात में देर तक जगते हैं उनकी सर्केडियन रिदम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो उनका जो बीपी डिपिंग का टाइम है वो भी थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनमें जो डिपिंग मिलेगी वो 12 बजे रात को न मिल करके सुबह 3 बजे मिलेगी, 4 बजे मिलेगी, या जो हो 9 सकता है बजे तक सुबह 6 सोते बजे हैं। भी मिले, या सुबह हाँ 6 बजे बिल्कुल भी मिले। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनका शिफ्ट होता रहेगा आगे आगे सर्केडियन पैटर्न, जैसे जैसे उनका पेरिफेरल क्लॉक हावी हो गया, सेंट्रल क्लॉक की बात नहीं मान रहा है, तो उनका हार्मोनल पैटर्न भी बदल जाएगा, सेम नहीं रहेगा। ये इंडिविजुअलाइज है, बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे लोगों को अगर हम रात में एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं तो वो सुबह 6 बजे 7 बजे काफी लो ब्लड प्रेशर पे नहीं चले जाएंगे क्या? नहीं, लो पे नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि जितने भी ये सुबह लो में इसलिए नहीं जाएंगे कि जो 6-7 बजे हो रहा है वही और लोगों में 12 बजे रात को होता, तो लो में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर 6-7 बजे उनको उठना पड़ेगा तो मुझे लगता है शायद वो खड़े होने वाली स्थिति में रहते हैं या नहीं रहते। कई लोगों नहीं का नहीं ऐसा ऐसा देखा गया है कि सुबह के समय उन्हें चक्कर आ रहा है सुबह उठे तो, वैसे रात में ब्लड प्रेशर है। जो 24 आवर या 72 आवर्स या 48 आवर्स एबीपीएम स्टडी हुई हैं, जी उनमें उन लोगों की स्टडी भी हुई है, लेकिन उसमें भी इवनिंग की डोज को बेहतर माना गया है। उसका रीजन क्या है कि पूरे रात में, हम चाहे कुछ घंटे की बात करें या देर रात की बात करें, अर्ली आवर्स की बात करें, एक चीज कॉमन है, सिंपैथेटिक ड्राइव रात में ज्यादा होता है दिन के मुकाबले। तो इसलिए अगर हम इवनिंग में ड्रग देते हैं, तो चाहे वो बीटा ब्लॉकर हो, चाहे सीसीबी हो, चाहे एस इनहिबिटर हो, ये तीनों के तीनों सिंपैथेटिक ड्राइव को कम करती हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता रात में ही ज्यादा है। अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर जिनका कम हो जाता है, उनको हो सकता है कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा हो, उनमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो, इसको हमें देखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल लोगों में ऐसा नहीं होगा। जी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया है डॉक्टर आनंद शंकर की तरफ से पटना से।
जो कि बहुत अच्छे फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और काफी उनका जेस्टेशनल डायबिटीज पे काम है। तो उनका कहना ये है कि क्या अब हमें वापस 2 मील पैटर्न पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, जो अभी हम लोग दिन में 3 बार या 4 बार हम लोग खाते हैं, तो वापस जैसे पुराने लोग 2 बार खाते थे, एक बार सुबह खाया और एक बार शाम को सूर्यास्त के समय खाया, बस तो वापस वो 2 मील पैटर्न वापस दोबारा शुरू करना चाहिए। जो बात हो रही है टाइम रिस्ट्रिक्टेड मील पर, उसमें यही बात हो रही है कि दिन में पहले लोग क्या करते थे, सवेरे उठ करके खाना खाते थे 8-9 बजे और फिर चले जाते थे काम पर, 10 के पहले खाते, शाम को लौटते थे 5 बजे, फिर खाना खा लेते थे 10 से 5। तो वो पैटर्न ज्यादा अच्छा था फिजियोलॉजिकली, बजाय इसके कि उसको टाइम देख करके, घड़ी देख करके कि भैया ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। अब बहुत से लोगों का ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 7 बजे 8 बजे शुरू होता है, 11-12 बजे तक चलता है। फिर लंच का टाइम शुरू होता है 12 बजे, वो 3 बजे तक चलता है। फिर डिनर का टाइम फिर मोस्टली लेट हो जाता है, फिर वो 7 बजे से रात 12 बजे बीच तक में इवनिंग टीवी तो रहती है, इवनिंग टी भी रहती है, स्नैक भी रहते हैं। तो तमाम तरह से जो लोग हम लोगों ने सीख लिया पाश्चात्य सभ्यता का, वो लोग उल्टा चले गए, वो लोग वापस लौट गए और हम उनकी नकल करते रहे। अच्छा, मुझे अब इस चीज का रीजन भी एक समझ में आ रहा है अभी अभी एकदम से, कि इंग्लैंड में दिन मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ा लंबा होता है, वहां पे रात में 10 बजे 8 बजे 10 बजे के बाद सूर्यास्त होता है, तो उन लोगों को 3-4 खाने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उनके यहाँ दिन की लंबाई बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ दिन उतना लंबा नहीं है, तो हमारे यहाँ 2 मील में काम चल सकता है, एक बार बड़े सुबह आराम खाया और से, एक बार शाम को खाया। तो ये बड़े चीज आराम को भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों ने, आंखें बंद करके जो जब वो लोग हमारे देश में थे तो उनके कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो किया, और अल्टीमेटली शायद ये भी कंट्रीब्यूटिंग है हमारे समय के जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं या डिजीजेस का प्रेवलेंस बढ़ रहा है, उसमें ये चीज भी एक कंट्रीब्यूट कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अब एक और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, भूख को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर्कैडियन रिदम के थ्रू? भूख को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में जो कुछ भी है लिटरेचर में तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं अपना अनुभव साझा कर सकता हूँ। जी जी। भूख को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है कि आप व्यस्त रहें। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप बहुत व्यस्त होते हैं तो भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जब आप खाली होते हैं तो बार बार ऑर्डर करते हैं, भाई कॉफी ले आओ, चाय ले आओ, ये ले आओ, खाने की चीजें ले आओ। और जब आप कार्य में व्यस्त होते हैं, किसी कार्य में व्यस्त होते हैं, तो व्यस्तता रखना या अपने शौक को पूरा करना भूख को भुला देता है, क्योंकि भूख जो है वो सेंट्रल ओरिजिन की है, पेरिफेरल नहीं है, पेट के अंदर जगह के ऊपर निर्भर नहीं करती। आपको सबको पता है कि हाइपोथैलेमस में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हंगर के लिए जिम्मेदार है, दूसरा सैटिस्फैक्शन के लिए जिम्मेदार है। तो हंगर वाला पार्ट जो हाइपोथैलेमस का है वो सीखता है धीरे धीरे, वो इस पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का घड़ी देखी भूख लग गई, तो ये ट्रेनिंग है, ये ऑटो ट्रेनिंग है, ये धीरे धीरे आएगी। कोई ऐसा रेडीमेड तरीका नहीं है जिसको हम कहें कि भूख को कंट्रोल करने का। जिस दिन टिफिन लेके जाते हैं उस दिन भूख ज्यादा लगती है, जिस दिन नहीं ले जाते उस दिन पता है कुछ है ही नहीं तो भूख नहीं लगती, आराम से कंट्रोल हो जाता है। इसका उल्टा भी होता है, मैंने महसूस किया, जिस दिन भोजन नहीं ले जाते हैं उस दिन कहते हैं यार खाना नहीं लाया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जिस दिन रखा होता रखा रह जाता है, खाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वर्मा जी, आयुर्वेद में इसकी एक व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है। जब आपको जब भूख की अनुभूति हो आप पानी पी लें, और ये बिल्कुल ही दिनचर्या के बारे में लिखा हुआ है, तो इससे एसिडिटी भी डाइल्यूट हो जाएगी और आपकी भूख भी कम हो जाएगी। निश्चित रूप से पानी पीने का प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पर पानी की जगह जूस या और कुछ ना पिए, नहीं तो वो पता है डबल कैलोरी पहुंच जाएगी। सिर्फ पानी जल। ये भी बताना जरूरी है कि और कुछ लिक्विड ना पिए, क्योंकि उससे कैलोरी डबल हो जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सिर्फ पानी। तो मेरे ख्याल से अब और कोई सवाल नहीं है। समय भी हो गया है, समय भी हो गया है, मेरे ख्याल ज्यादा ही हो गया है। फिर भी कुछ और आप बताना चाहें अपनी तरफ से तो बताइए। 6:15 तो हो गया है। नहीं, मैं तो कोई सवाल देख नहीं पा रहा हूँ। कोई सवाल ऐसा हो जो कि लोगों ने ना पूछा हो और पता होना जरूरी हो? नहीं, मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में प्रारंभ में बातें वो कह दी थी जो मैं मैंने कहना अपनी चाहता क्वेरी था। जो एक दो थी वो पूछ लिया। हाँ। अब मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि हम लोग पाश्चात्य की नकल करना बंद कर दें और अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं।
मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन है प्रोफेसर अपुल गोयल, टीसी गोयल के पुत्र हैं। उन्होंने, उनका रिकॉर्ड है करीब 350 उन्होंने अब तक लेटर टू एडिटर भेजे। उनका एक शगल है, बढ़िया से बढ़िया जर्नल में कोई पेपर छपता है तो उसे वो एनालिटिकली देखते हैं और बाद में उसको लिखते हैं कि साहब आपके यहाँ ये छपा था, उसमें ये कमी। तो हम लोग अपना चिंतन भी डेवलप करें, केवल उनके ऊपर आधारित न रहें, हर उनकी चीज अच्छी है हमारी चीज खराब है ये मान के न चलें, और बिना हम ये न सोचें कि भाई जब वो कहेंगे तब हम मानेंगे। हम अपने एविडेंस डेवलप करें, अपना अनुभव भी तो कुछ है और उसको हम कतई संकोच न करें उसके ऊपर रिसर्च करने में, रिसर्च क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने में। और जब हम इस प्रकार का करेंगे, मैं सबका आह्वान यही करना चाहता हूं कि सोसाइटी तो अपनी जगह है, लेकिन आप अपने स्तर पर क्रोनो मेडिसिन की सिद्धांतों पर कुछ न कुछ रिसर्च करें, ऑब्जर्व करें और उसे छपने के लिए भेजें। हम लोग जितना भी हो सकेगा उसमें मदद करेंगे, परिमार्जन में मदद करेंगे। एक चीज आपकी आज के टॉक से एक नई इंसाइट समझ में आई, पता नहीं कितनी सही है गलत है, आप कंफर्म करिए, कि सर्केडियन रिदम इज रिलेटेड टू जियोग्राफिकल एरिया, इज इट राइट? यस, डेफिनेटली। ये तो पूरा पूरा उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो हर जियोग्राफिकल एरिया की सर्केडियन वो तो अलग होगी ही, रिदम अलग है। अगर हम इंग्लैंड में रहते हैं तो हमारी सर्केडियन रिदम डिफरेंट होगी, यहाँ है तो डिफरेंट है, और उसके हिसाब से ही हमें व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं कि हम हर जगह एक ही जैसा व्यवहार करें। नहीं, इंटरनेशनल टाइम से नहीं चल सकते, वहाँ लोकल टाइम से चलेंगे। नहीं, अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो इंडिया में रहता है 2 मील के पैटर्न पे है, अगर वो किसी ऐसे देश में चला जाता है जहाँ पे सूर्यास्त रात में 11 बजे हो रहा है, तो उसे अपना मील बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा और करना चाहिए। इसी को मैं कह रहा था, एक्टिव फेज और पैसिव फेज। एक्टिव फेज उसका ज्यादा होगा, फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड ज्यादा होगा, और पैसिव फेज कम होगा, तो उसी हिसाब से उसको नियंत्रित करना होगा। परंतु देखिए, ये तो सबको पता है, सूर्यास्त तो हर जगह होता है, समय अलग अलग होगा, तो सूर्यास्त के बाद भोजन न करें, जिससे कि सेल्स को मौका मिले अपने को एनर्जाइज करने का और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को फिर से दुरुस्त करने का। लीवर को 12 से 14 घंटे का आराम चाहिए। ये आराम मिलना चाहिए लीवर को, रात्रि के समय में मिलना चाहिए, दिन के समय की बात नहीं कर रहा हूँ। चैलेंजिंग सवाल दूसरा है जिसका उत्तर अगर केवल 6 घंटे की हो रही है तो फिर 12 घंटे का आराम, इसका उत्तर रात अगर केवल 6 घंटे की हो रही है और दिन 18 घंटे का है, ऐसी स्थिति में लीवर 12 घंटे कैसे आराम करे? 18 घंटे अपना डिनर नहीं रखना, अपना 18 घंटे का फीडिंग पैटर्न नहीं रखना है। ज्यादा हो सकता है यहाँ से, लेकिन 18 घंटे का नहीं रखना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको अपने रिकैपिटेशन के लिए समय चाहिए। वो समय तब मिलेगा जब हम उसमें भोजन नहीं लेंगे। अगर हम उसको 18 घंटे दिन है तो 18 घंटे खाना खाएंगे तो लीवर को कम समय मिलेगा अपने को दोबारा संचित करने के लिए जिन चीजों का सिक्रीशन। क्योंकि अल्टीमेटली हमको पूरे शरीर के अंदर लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, थैंकलेस जॉब करना पड़ता है। हम जो कुछ भी खाते हैं सजा तो लीवर को भुगतनी पड़ती है। और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि डायबिटीज में भी लीवर का रोल सबसे ज्यादा है। तो और मैं कह रहा था, मैं सवाल नहीं जिसका जवाब ढूंढ पाया हूं, ये है कि आजकल के समय में जो लोग अल्टरनेट डे ड्यूटी करते हैं, शिफ्ट वर्क करते हैं, वो कहते हैं साहब हम 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं, या अलग अलग टाइम पे 12 बजे रात से ड्यूटी सुबह 10 बजे तक करते हैं। उनके लिए मुझे अभी चैलेंज है कि उनके फीडिंग पैटर्न में क्या हो। इस पर कुछ मैं नए रिसर्च कर रहा हूं, जब उनके रिजल्ट आएंगे तब मैं कुछ बता पाऊंगा। अभी मैंने केवल एक काम किया है, उनको जब मैं मेलेटोनिन देता हूं तो ये कहता हूं जब भी तुम्हें सोना हो उसके 4 घंटे पहले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इससे सवाल मुझे याद आ गया कि अभी कहीं मैंने कोई एक टॉक दिया था तो उसमें एक सवाल था कि जो सर्केडियन रिदम होता है ये एज रिलेटेड भी होता है। एल्डरली लोगों में अलग होता है, यंगस्टर्स में अलग होता है, बच्चों में अलग होता है। और ये कहते हैं कि बच्चों में जो सर्केडियन रिदम होता है उसमें सुबह के समय बच्चे ज्यादा सोते हैं। तो ऐसा पाया गया कि किसी रिसर्च में कि सुबह के समय जिन बच्चों के टेस्ट लिए गए वो बच्चे ज्यादातर उसमें फेल हो गए। तो क्या हिंदुस्तान में तो हम देखते हैं कि
सारे स्कूल सुबह ही चालू होते हैं 6 बजे 7 बजे, तो क्या ये गलत परंपरा है? इसे हमें सही करना चाहिए या इसका कोई और एक्सप्लेनेशन है? मैंने डॉक्टर माहेश्वरी अपने हर वक्तव्य में ये बात कही है, लेक्चर में ये बात कही है कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये जो पढ़ाने की व्यवस्था चल रही है। 10 बजे के पहले कोई स्कूल खुलना नहीं चाहिए, अगर खुले तो उसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। सुबह का समय 6 बजे 5 बजे बच्चे को जगा करके जबरदस्ती स्कूल में फेंकना अन्याय है, अत्याचार है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। 10 से 5 ही स्कूल का सही समय है। इसी में मिड डे मील भी हो पाएगा। सुबह की सभी एक्टिविटीज जो सुबह होती हैं, बावेल को क्लीन करना, ब्लैडर को क्लीन करना, वो सब किए बगैर बच्चा स्कूल चला जाता है। और इसी का कारण है कि उस बच्चे को जब वो वहां पहुंचकर खाना खाता है, तब उसे वापस कुछ और महसूस होता है, फिर सारी की सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और एक ऐसा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स पैदा होता है कि जब तक पेट में कुछ नहीं जाता, कोलन से कुछ नहीं निकलता, पूरी लाइफ के लिए जीआईटी सिस्टम बर्बाद हो जाता है। तो हमारा सिस्टम जो इस देश के अंदर बदलने की आवश्यकता है, पहला वो स्कूल का सिस्टम बदलने की आवश्यकता है। 5 साल के पहले के बच्चे को स्कूल भेजने वाले पेरेंट्स को जेल हो जानी चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद बच्चा पैदा किया और दूसरे के ऊपर डाल करके स्कूल भेज रहे हो, कितनी गलत बात है। अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों कर रहे हो? 5 साल तक बच्चे की टीचर केवल माँ हो सकती है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी स्कूल में भेजना अपराध है, कतई बंद हो जाना चाहिए। इसीलिए हमारे बच्चों के अंदर वो चीजें नहीं आ पा रही हैं जो आनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा सवाल और है डॉक्टर मैरी डी क्रूज का कलकत्ता से, इसलिए इसको लेना जरूरी है क्योंकि टाइम जबकि कम ऑलमोस्ट समाप्त हो रहा है। How long after leaving North Pole can one adjust his or her circadian rhythm if they shift to say Africa? Any acclimatization as while climbing up Everest is recommended by you? मतलब नॉर्थ पोल से अगर कोई अफ्रीका में आए तो उसको अपने सर्केडियन रिदम को कैसे एडजस्ट करना चाहिए, और अगर हम एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे हैं तो हम उसके लिए एक्लाइमेटाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं? ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट इसलिए भी किया, हाँ, क्या तो मेरे बहुत सारे लिस्टनर को लोग ऐसे समझ में सुन आ रहे रहा है? हैं जो कि अंग्रेजी से उतना अच्छे हैं। मुझे लगता है सबसे कठिन सवाल यही है। इसमें जो पता है वो ये पता है कि ये कहा जाता है कि आप अगर हिंदुस्तान से अमेरिका गए हैं तो आप अपने जो यहाँ का समय था, मैंने वहां से पहुंचे हैं, तो आप अपना शुरुआत में जाते ही उनके समय से सोने में आपको समस्या होगी, तो आप उसको अवॉइड करें, जगें, उसको पूरा करें और वहां के समय के हिसाब से ही सोने की कोशिश करें। एक्लिमेटाइजेशन की आवश्यकता है और ये पूरी तरह से पता है एक्लिमेटाइजेशन की आवश्यकता है उसके पहले, और इसीलिए जो लोग लेह लद्दाख जाते हैं उनको सलाह दी जाती है 1-2 दिन अपने कमरे में रहो, एक्लिमेटाइज हो जाओ, तब पहाड़ पे चढ़ाई करो। और आप सबको पता है बहुत से लोग सिलेंडर लेके जाते हैं, बहुत से लोग 3-4 दिन पहले से डायमॉक्स खाना शुरू कर देते हैं, कम से कम सेरेब्रल प्रॉब्लम तो नहीं होगी। निश्चित रूप से एक्लिमेटाइजेशन का लाभ है, परंतु ये इसका उत्तर बहुत कठिन है। मैं शायद अभी और पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तब इसको मैं बहुत अच्छी तरह बता पाऊंगा कि अफ्रीका यहाँ से जाने में हमें एक्लिमेटाइजेशन की आवश्यकता है कि नहीं। अभी मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरे अपने अनुभव के आधार पर है, क्योंकि 30-35 कंट्री घूम चुका हूँ, तो ये समस्याएं आती हैं वहां जाने नॉर्थ के पोल से बाद। अफ्रीका जाने में, यहाँ से जाने पे तो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, नॉर्थ पोल से लौट अगर के आने अफ्रीका में जाना बहुत है समस्या होती है, लौट के आने में बहुत समस्या होती है, एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। कहा यही जाता है कि आप अगर दिन में नींद आए तब भी न सोइए, यहीं के रात में सोइए, ऐसा कहा जाता है। और ये सफल रहा है प्रयोग, कई बार मैंने किया है प्रयास करके, नहीं तो फिर दिन में आदमी सोने लगता है, रात में जगने लगता है। ये जो एडवांस हो जाती है उसकी साइकिल, इसको करेक्ट करने में टाइम लगता है। ये जो दूसरा सवाल का दूसरा पार्ट था कि एवरेस्ट पे चढ़ते समय एक्लाइमेटाइजेशन को कैसे करना चाहिए, इसका तो आंसर नोन है। मतलब जितने भी लोग चढ़ते हैं चढ़ाई वो एकदम से नहीं करते हैं, बेस कैंप बनाते हैं, बेस कैंप से फिर थोड़ा चढ़ते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर लौट आते हैं, ऐसा करते हैं एक्लिमेटाइज करने के लिए। इसीलिए उन्हें समय अधिक लगता है। वो जो दूरी है वो चाहे तो 4 दिन में 5 दिन में चढ़ जाए, लेकिन चढ़ने में उनको महीनों लगते हैं। इसीलिए एक्लिमेटाइज करते हैं बॉडी को, तभी चढ़ाई कर पाते हैं। वो जाते हैं बेस कैंप तक, लौट आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नया कैंप बनाते हैं, फिर जाते हैं, फिर लौट आते हैं। तो धीरे धीरे करके बॉडी को एक्लिमेटाइज करते हैं। एकदम से ऊपर जाकर करना तो केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में है, जो व्यक्त न होकर के परम ब्रह्म है और जो अविनाशी हैं वो शिव हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग को एक्लिमेटाइज करना ही। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने टेकअप कर लिए और बहुत अच्छे लोगों ने सवाल पूछे और बहुत अच्छे लोग जुड़े भी प्रोग्राम से।
और आपके लिए भी काफी नया रिसर्च मटेरियल आपको मिला होगा आज के जी, डिस्कशन से। निश्चित और रूप। मैं मल्टीपल न्यू फूड फॉर थॉट्स आई थिंक हम सबको मिला है, और कहीं ना कहीं वो सब सारे फूड फॉर थॉट हमारे आगे के प्रेजेंटेशंस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से देखा जाए तो आज का ये प्रोग्राम अभी तक के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें सबसे कामयाब प्रोग्राम है, जिसने लोगों के को इंटरनली थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा जगाया, और लोगों ने अपने दिमाग को कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करते हुए ऐसे सवाल पूछे जिनके बारे में हम लोग सोच नहीं रहे थे कि ऐसे सवाल भी आएंगे। और निश्चित रूप से ये इस बात को शो करता है कि आने वाले समय में क्रोनो मेडिसिन के प्रति, सर्केडियन रिदम के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और हम लोग शायद और ऐसे स्पीकर और रिसर्चर्स अपने साथ जोड़ पाएंगे जो कि इसमें इंटरेस्ट लेंगे, इस साइंस में और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। मेरे ख्याल से डॉक्टर त्रिपाठी कुछ क्लोजिंग रिमार्क अगर करना चाहें तो डॉक्टर त्रिपाठी आप कर सकते हैं, अगर एक्सेस बहुत है बहुत वहां से आराम धन्यवाद से। तो वर्मा जी के लिए। वर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से नए नए विचार प्रस्तुत किए। हम लोग आपस में कभी कभी बात करते रहे इन शब्दों के बारे में कि हम लोग के नए नए विषय शोध के क्या हो, और ये एक बहुत अच्छा प्रसंग था इस समय कि बहुत सारे प्रश्न भी आए, उनके उत्तर भी हम लोगों ने दिए, और उसके बारे में जिज्ञासा भी सबकी बढ़ गई। और जैसा मैंने भी एक बार कहा था कि ये बड़ी अच्छी बात है कि दो चीजें तो हमें कहनी भी चाहिए और शोधकर्ताओं से भी कहनी चाहिए, सरकार से कहनी चाहिए। विद्यालय में बच्चों को 5 वर्ष के पहले भेजने वाली परंपरा निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक नहीं है, विकास नहीं हो पाता। नंबर 1। नंबर 2, ये जो 2 प्रिंसिपल मील की बात कही, ये ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा वैज्ञानिक लगती है हमें। अब विदेशों में शायद इसलिए हो गई होगी कि उनकी क्या दिनचर्या दूसरी रही होगी, हमारी दूसरी थी। अगर ये करें, क्योंकि दवा देने में हमें डायबिटीज की औषधियां डिस्पेंस करने में समस्याएं होने लगी। अब ग्लिप्टिन कई बार हमको देना पड़ता है, ग्लिप्टिन हम 2 बार देना, कहीं-कहीं देना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल है। फिर हमको ग्लाइबेंक्लामाइड भी देना पड़ता है, स्लो रिलीज। तो ये जब 2 प्रिंसिपल मील में ये बहुत सफल हो जाता है, और ये बड़ा अच्छा विषय है। धन्यवाद एक बार पुनः सारे लोगों के लिए, श्रोताओं के लिए, प्रश्नकर्ताओं के लिए बहुत-बहुत। हमारे लिए ये बड़ा उत्साहवर्धक है कि हम नए-नए विषय सोचे, और अगली बार जब हम करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस, तो इसमें इसका ख्याल रखेंगे। बहुत आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर संजय अरोड़ा तो मेरे ख्याल से है नहीं, तो वर्मा जी फिर हम लोग यहीं पे समाप्त कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो संजय नहीं धन्यवाद है तो सभी आप लोगों का, जितने लोगों ने सवाल पूछे और जितने लोग इस प्रोग्राम से जुड़े रहे और उन्होंने इसे सुना, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड क्लरनेट वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उत्तर प्रदेश डायबिटीज की इस पाठशाला को शुरू से लेकर अभी तक बराबर चलाते आ रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर त्रिपाठी का विशेष रूप से, जो कि सफर करते हुए भी इस प्रोग्राम में अपना समय और इनपुट दे पा रहे हैं, और हम लोग निश्चित रूप से डॉक्टर त्रिपाठी से बहुत लाभान्वित हुए। और डॉक्टर त्रिपाठी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, सर्केडियन रिदम के, क्रोनो मेडिसिन के, डायबिटीज के। आप किस चीज की बात करें उसके बारे में जितनी जानकारी उनके पास है, मुझे लगता है इंसाइक्लोपीडिया कहना बेहतर होगा उन्हें। तो हम लोग कभी एक बार उनसे भी इस विषय पर एक 1-to-1 चर्चा करेंगे, तो फिर बहुत सारी चीजें उनसे भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।